नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथवे एकेडमी में। आज के इस शानदार वीडियो में हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े टॉप 50 ऐसे प्रश्न हल करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which part of the Indian Constitution deals with the directive principles of state policy, DPSP? यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग DPSP से संबंधित है? So the correct answer is option B, पार्ट 4। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। ये सरकार के लिए कानून और नीतियां बनाते समय एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2, Which articles of the Indian Constitution contain the directive principles of state policy? यानी डीपीएसपी संविधान के किन अनुच्छेदों में शामिल हैं? So the correct answer is option B, आर्टिकल्स 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित ये सिद्धांत राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देश में वास्तविक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर जीवन स्तर सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? यानी डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? So the correct answer is option C, आयरलैंड। भारतीय संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी का विचार 1937 के आयरिश संविधान से अपनाया था, जबकि आयरलैंड ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया था। ये भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सोच समझकर शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, Who described the directive principles as the novel features of the Indian Constitution? यानी डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं किसने कहा था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इन सिद्धांतों की विशिष्टता उजागर करने के लिए ये वाक्यांश कहा था। उनका मानना था कि ये सिद्धांत लोकतंत्र में आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु अहम हैं। क्वेश्चन नंबर 5, The directive principles are analogous to the instrument of instructions present in which of the following? यानी डीपीएसपी किसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समान है? So the correct answer is option B, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये निर्देश 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल को जारी किए गए निर्देशों के समान हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि डीपीएसपी वास्तव में आधुनिक भारत की चुनी हुई सरकारों के लिए निर्देश के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? यानी डीपीएसपी की कानूनी प्रकृति क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नॉन जस्टिसेबल। ये देश के शासन में मौलिक हैं, लेकिन इन्हें किसी भी अदालत द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि सरकार इन सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहती है तो नागरिक सीधे अदालत नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? यानी कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। यह एक प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य को स्थानीय ग्राम निकायों को सशक्त बनाने का निर्देश देता है। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज टू एस्टैब्लिश यानी डीपीएसपी का प्राथमिक उद्देश्य क्या स्थापित करना है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेलफेयर स्टेट। इन निर्देशों का मुख्य लक्ष्य लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। यह ब्रिटिश युग के पुलिस राज्य की अवधारणा को समाप्त कर एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है जो नागरिकों की भलाई करे। क्वेश्चन नंबर 9, Article 44 of the Indian Constitution is related to
यानी संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये निर्देश देश भर में सभी नागरिकों के लिए धर्म की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10। Which article of the DPSP directs the state to separate the judiciary from the executive in the public services? यानी कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? So the correct answer is option C, Article 50। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। ये शक्तियों के पृथक्करण को मजबूत करता है और नागरिकों के लिए एक निष्पक्ष तथा पारदर्शी न्याय प्रणाली की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following articles promotes international peace and security? यानी कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? So the correct answer is option D, Article 51। ये अंतिम DPSP अनुच्छेद है जो राज्य को राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। ये भारत की विदेश नीति का आधार है जो संधियों का सम्मान करने और विवादों को शांतिपूर्ण मध्यस्थता से सुलझाने पर है। क्वेश्चन नंबर 12। आर्टिकल 39A, which provides for equal justice and free legal aid, was added to the Constitution by which amendment? यानी समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? So the correct answer is option B, 42वें अमेंडमेंट। 1976 में आपातकाल के दौरान लागू 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 39A जोड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अपने मौलिक अधिकार से कभी वंचित न रहे। क्वेश्चन नंबर 13। Which DPSP article focuses on securing a living wage, a decent standard of life, and social and cultural opportunities for all workers? यानी कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करता है? So the correct answer is option C, Article 43। ये अनुच्छेद विशेष रूप से एक निर्वाह मजदूरी के लक्ष्य और ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है। ये सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय मिल सके। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following directives is based on Gandhian ideology? यानी इनमें से कौन सा निर्देश गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? So the correct answer is option B, promotion of cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas। महात्मा गांधी ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता और कुटीर उद्योगों की वकालत की थी। ये सिद्धांत उसी सोच को दर्शाता है जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर रोजगार के नए और स्वतंत्र अवसर पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 15। Which amendment act changed the subject matter of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A? यानी किस संशोधन ने अनुच्छेद 45 को बदलकर 21A जोड़ा? So the correct answer is option C, 86th Amendment Act 2002। इस ऐतिहासिक संशोधन ने अनुच्छेद 45 का ध्यान बचपन की देखभाल पर केंद्रित किया और अनुच्छेद 21A बनाया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, जो भारत में साक्षरता दर बढ़ाने की दिशा में अहम है। क्वेश्चन नंबर 16। What is the new mandate of Article 45 after its amendment? यानी संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 का नया आदेश क्या है? So the correct answer is option B, early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार बनने के बाद इस अनुच्छेद का ध्यान 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पूर्व स्कूली देखभाल पर केंद्रित हो गया। ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास स्कूल जाने से पहले शुरू हो। क्वेश्चन नंबर 17।
Article 43B, which promotes voluntary formation and autonomous functioning of cooperative societies, was inserted by. यानी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने वाला 43B कैसे जुड़ा? So the correct answer is option D, 77th Amendment Act 2011. 2011 के इस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने व्यवसाय व वित्तीय हितों का प्रबंधन करने में पूरी तरह से सक्षम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18, Which of the following is not a directive principle of state policy? यानी इनमें से क्या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? So the correct answer is option C, abolition of untouchability. अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 एक लागू करने योग्य मौलिक अधिकार है, न कि एक निर्देशक सिद्धांत। इसके उल्लंघन पर सख्त कानूनी सजा का प्रावधान है, जो इसे गैर न्यायसंगत डीपीएसपी श्रेणी से पूरी तरह से अलग और शक्तिशाली बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, Article 46 mandates the state to promote the educational and economic interests of, यानी अनुच्छेद 46 किनके हितों को बढ़ावा देता है? So the correct answer is option C, scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections. इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर समूहों को सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना है। ये राज्य को इन वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक उत्थान के लिए नीतियां बनाने और मुख्य धारा में उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेदारी सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 20, द डायरेक्टिव टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स इज फाउंड इन, यानी कृषि और पशुपालन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 48। ये अनुच्छेद कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने तथा दुधारू पशुओं के वध को रोकने का उल्लेख करता है। ये अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीकों से उन्नत करने और नस्लों में सुधार करने पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल इंश्योर्स मैटरनिटी रिलीफ फॉर विमेन वर्कर्स, यानी महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व राहत किस अनुच्छेद में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 42। ये निर्देश राज्य को कार्य की मानवीय स्थिति और मातृत्व लाभ का प्रावधान करने को कहता है। इसी को लागू करने के लिए सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पारित किया था, जो कार्यरत महिलाओं के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which of the following is considered fundamental in the governance of the country? यानी देश के शासन में किसे मौलिक माना जाता है? So the correct answer is option C, Directive Principles of State Policy. अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये सरकार की सभी कल्याणकारी नीतियों के नैतिक और वैचारिक आधार के रूप में निरंतर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23, Which DPSP article aims to prevent the concentration of wealth and means of production to the common detriment? यानी कौन सा DPSP धन के एकाग्रता को रोकता है? So the correct answer is option C, Article 39, Clause C. अनुच्छेद 39 राज्य को आर्थिक प्रणाली ऐसे चलाने का निर्देश देता है जिससे धन का संकेंद्रण कुछ ही लोगों तक सीमित ना रहे। इसका लक्ष्य एक समता मूलक समाज बनाना है, जहां संसाधनों का उचित व समान वितरण हमेशा सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? यानी किस मामले में एफआर और डीपीएसपी के बीच संतुलन को मूल ढांचा माना गया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी रथ के दो पहियों के समान हैं। दोनों का सामंजस्य संविधान की मूल संरचना का अनिवार्य हिस्सा है, जिसे किसी भी स्थिति में नष्ट या बदला नहीं जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 25। आर्टिकल 48A डायरेक्टिंग द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट वाज एडेड बाय, यानी पर्यावरण की रक्षा का अनुच्छेद 48A किसने जोड़ा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 42वें अमेंडमेंट। 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को डीपीएसपी में एक प्रमुख जोर के रूप में शामिल किया गया था। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य देश के जंगलों और वन्य जीवों को बचाने तथा प्रदूषण कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए। क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following principles is classified as a liberal intellectual principle? यानी किस सिद्धांत को उदार बौद्धिक माना जाता है? So the correct answer is option C, securing a uniform civil code. समान नागरिक संहिता एक कानूनी दर्शन है जो सभी के लिए समान कानूनों की वकालत करता है। उदार बौद्धिक सिद्धांत उन विचारों पर आधारित हैं जो प्रगतिशील सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक शासन को समाज में गहराई से बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आर्टिकल 43A डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ, यानी अनुच्छेद 43A श्रमिकों की भागीदारी कहां सुनिश्चित करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडस्ट्रीज। श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए 42वें संशोधन ने इसे जोड़ा था। यह सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक उत्पादन में कामगारों की आवाज सुनी जाए और प्रबंधन के महत्वपूर्ण फैसलों में उनका हमेशा एक उचित और मजबूत प्रतिनिधित्व बना रहे। क्वेश्चन नंबर 28। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट अंडर, यानी पोषण और जीवन स्तर को सुधारना किसका प्राथमिक कर्तव्य है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 47। अनुच्छेद 47 स्पष्ट रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों को पोषण मानकों को बढ़ाने से जोड़ता है। इसी निर्देश के तहत राज्य हानिकारक नशीले पदार्थों और शराब के सेवन पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए भी आवश्यक कदम उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following is true regarding the relationship between fundamental rights and DPSP? यानी मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के संबंध में क्या सत्य है? So the correct answer is option B. Laws implementing Article 39B and C cannot be declared void even if they violate Article 14 and 19. 25वें संशोधन से तय हुआ कि संसाधनों के समान वितरण वाले निर्देश 39B व 39C मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता रखते हैं। ये स्पष्ट दर्शाता है कि व्यापक सामाजिक भलाई को व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर हमेशा अधिक महत्व दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। द 44वें अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एड विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी 1978 के 44वें संशोधन ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा? So the correct answer is option C, to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities. 44वें संशोधन ने सामाजिक न्याय को मजबूत किया। इसके द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया कि वो नागरिकों और विभिन्न समूहों के बीच आय, सुविधाओं तथा अवसरों की सभी असमानताओं को कम करने का निरंतर व सार्थक प्रयास करे। क्वेश्चन नंबर 31। Fundamental duties are incorporated in which part of the Indian Constitution? यानी मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? So the correct answer is option C, Part IVA. भाग IVA नागरिकों के कर्तव्यों के लिए है। मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। इन्हें बाद में ये याद दिलाने के लिए जोड़ा गया कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ हमारी राष्ट्र के प्रति कुछ अहम जिम्मेदारियां भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अंडर विच आर्टिकल आर द फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड, यानी मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 51A। अनुच्छेद 51A नागरिकों के सभी 11 कर्तव्यों को समाहित करता है। इसे नीति निर्देशक सिद्धांतों के बाद रखा गया है, जो दर्शाता है कि राज्य के कर्तव्यों के साथ नागरिकों के कर्तव्य भी मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक हैं।
क्वेश्चन नंबर 33। Which constitutional amendment added fundamental duties to the Indian Constitution? यानी किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? So the correct answer is option B, 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 के 42वें संशोधन ने आपातकाल के दौरान कर्तव्यों को जोड़ा। सरकार का स्पष्ट तर्क था कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन देश, समाज और साथ ही नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों को अक्सर भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? यानी किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जुड़े? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह समिति का गठन आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों पर सिफारिशें देने के लिए हुआ था। समिति ने यह महसूस किया कि नागरिकों में पूर्ण अनुशासन और देशभक्ति सुनिश्चित करने के लिए संविधान में स्पष्ट कर्तव्य होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? यानी मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहां से प्रेरित है? So the correct answer is option B, former USSR। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। दिलचस्प बात यह है कि उस समय अमेरिका या फ्रांस जैसे किसी भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के लिए ऐसे स्पष्ट मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर ओरिजिनली एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976? यानी 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 10। 42वें संशोधन के तहत ठीक 10 कर्तव्यों को संहिताबद्ध किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी और कर चुकाने का सुझाव भी दिया था, लेकिन सरकार ने अपनी समझ से 10 कर्तव्यों की अंतिम सूची शामिल की। क्वेश्चन नंबर 37। What is the present total number of fundamental duties? यानी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? So the correct answer is option C, 11। 2002 में शिक्षा से संबंधित एक नया कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 11 हो गई। आज हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो देश की प्रगति और शांति बनाए रखने के लिए इन 11 बुनियादी नैतिक जिम्मेदारियों का सदैव पालन करे। क्वेश्चन नंबर 38। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? यानी 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़ा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 86वें अमेंडमेंट 2002। 86वें संशोधन ने अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने का कर्तव्य डाला। इसी के जरिए बच्चों की मुफ्त शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा मिला, जिससे हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी मैंडेट? यानी 11वां मौलिक कर्तव्य क्या अनिवार्य करता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। ये कर्तव्य अभिभावकों पर बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है। सरकारी प्रयास तभी सफल होंगे जब परिवार स्वयं बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियमित स्कूल भेजेंगे और उन्हें पूरी तरह प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following statements about fundamental duties is correct? यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्या सही है? So the correct answer is option C, they are non-justiciable in nature। संविधान इनके सीधे कानूनी प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है, हालांकि संसद इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है। यदि कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता तो उसे केवल इसी आधार पर सीधे अदालत में सजा नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 41। Which fundamental duty instructs citizens to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem? यानी कौन सा कर्तव्य संविधान और राष्ट्रगान का सम्मान सिखाता है? So the correct answer is option A, Article 51A, Clause A। ये पहला मौलिक कर्तव्य है जो राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान स्थापित करता है
इसके समर्थन में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बना है, जो राष्ट्रगान या झंडे के अपमान पर सख्त कानूनी सजा का सीधा प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 42। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर इज अ, यानी मिश्रित संस्कृति की विरासत को सहेजना क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटी। ये 51A के तहत एक अहम मौलिक कर्तव्य है। भारत अपनी भारी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। ये हर नागरिक को हमारी कला, प्राचीन स्मारकों और बहुलवादी परंपराओं को भावी पीढ़ियों के लिए सहेजने की गहरी प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following is not a fundamental duty under Article 51A? यानी इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? So the correct answer is option C, to cast a vote during general elections. चुनाव में मतदान करना महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रथा है, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। मतदान एक कानूनी अधिकार है, लेकिन इसे संविधान के भाग 4A के तहत नागरिकों पर थोपा गया कोई अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। The duty to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, corresponds to which the PSP? यानी पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य किस DPSP से मेल खाता है? So the correct answer is option A, Article 48A. 51A में पर्यावरण रक्षा का नागरिक कर्तव्य राज्य के अनुच्छेद 48A के निर्देश को दर्शाता है। यह साबित करता है कि पर्यावरण को बचाना केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि ये देश के हर नागरिक का समान रूप से महत्वपूर्ण दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 45। Which committee identified the existence of legal provisions for the implementation of some of the fundamental duties? यानी किस समिति ने कर्तव्यों के कानूनी प्रावधानों को पहचाना? So the correct answer is option B, वर्मा कमेटी 1999। वर्मा समिति 1999 ने पाया कि कई कर्तव्यों का समर्थन दंड कानूनों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि भले ही मौलिक कर्तव्य सीधे न्याय संगत नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े संसदीय कानून उनके गंभीर उल्लंघन पर सजा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। The fundamental duty to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is mentioned at which position in Article 51A? यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा किस स्थान पर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड सी। तीसरा कर्तव्य राष्ट्र की क्षेत्रीय और राजनीतिक अखंडता पर केंद्रित है। यह कर्तव्य देश की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये उम्मीद करता है कि नागरिक ऐसा कोई काम न करे जिससे भारत की एकता पर आंच आए। क्वेश्चन नंबर 47। Which duty promotes harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities? यानी कौन सा कर्तव्य सभी लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ाता है? So the correct answer is option A, Article 51A. इस कर्तव्य में महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का निर्देश भी शामिल है। भारत जैसे विशाल देश में सांप्रदायिक तनाव को रोकने और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ये सबसे बुनियादी कर्तव्यों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 48। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स सिटीजंस टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। व्हाट इज द स्टेटेड गोल ऑफ दिस ड्यूटी? यानी उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने का लक्ष्य क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. ये कर्तव्य व्यक्तिगत उत्कृष्टता को राष्ट्रीय प्रगति से जोड़ता है। इसका अर्थ है कि यदि हर नागरिक अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, तो अंततः पूरा देश विकास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। क्वेश्चन नंबर 49। Which of the following was recommended by the Swarna Singh Committee but not accepted by the Congress government for inclusion as a fundamental duty? यानी स्वर्ण समिति की किस सिफारिश को सरकार ने खारिज कर दिया?
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ड्यूटी टू पे टैक्सेस। समिति ने कर चुकाने को मौलिक कर्तव्य बनाने और दंड की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। हालांकि कर का भुगतान करना आज भी आयकर अधिनियम के तहत हर योग्य नागरिक का एक अनिवार्य कानूनी दायित्व बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50। While Fundamental Rights Act as limitations on the tyranny of the executive, fundamental duties serve as a reminder to the, यानी मौलिक कर्तव्य किसको अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं? So the correct answer is option C, citizens। ये नागरिकों को याद दिलाते हैं कि मौलिक अधिकारों का आनंद लेते हुए उन्हें राष्ट्र के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा ही रहता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों के इन 50 सवालों ने आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर दिया होगा। आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेहतरीन तैयारी के लिए पाथवे एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।